Good morning, everybody. Today we are going to solve another test paper. Test paper of political science. So let's start with the first question. The first question is talking about the emergency in India in 1975. So देखो इमरजेंसी पीरियड जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के लिए 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने लगवाया था अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनल इमरजेंसी को बोलता है। इन्होंने ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंसेस के ऊपर और चलते हुए लगाई थी। इसके की कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो ये थे कि सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज हो गया था, सेंसरशिप हो गई थी ऑफ द प्रेस, अरेस्ट हुआ था ओपोजिशन लीडर्स का और 21 मंथ लॉन्ग ऑथोरिटेरियन रूल चला था। तो ये जो पीरियड था उसने विटनेस करा था वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल ओपोजिशन ऑल्सो विद जयप्रकाश नारायण लीडिंग द प्रोटेस्ट। सो ये सारी सिचुएशन थी। इसमें इसके ड्यूरिंग ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और उसके वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, और उसको हटाने के लिए फिर बाद में जब ये इमरजेंसी पीरियड खत्म हो गया 44th अमेंडमेंट आया था। ये याद रखना। Now we will read the question. In March 1974, the students in Gujarat led the movement against the corruption. No. Okay, correct statement with respect to emergency in India in 1975. In 1975, JP, that is Jayaprakash Narayan, led a people's march to the parliament. Yes, this is correct. In March 1977, the Janata Party government appointed a commission of the inquiry headed by Morarji Desai. No. It was headed by Justice J.C. Shah. The 42nd Amendment was passed during the emergency. Yes. Newspaper like the Hindu, the Times of India protested against the censorship. No. बिकॉज उनकी सारी जो लिमिटेशंस आ गई थी प्रेस के कंट्रोल की, वो क्या था, तो ये लोग तो कर भी नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the second is labeled as reason. We will see there is an undisputed support for democracy in South Asian countries. Okay, in South Asia, ordinary citizens belong to different religion, views rich or poor, supports the representative democracy. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. देखो इसका आंसर होगा फर्स्ट। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब है कि एक अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट है डेमोक्रेसी का एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ एशियन कंट्रीज। दैट इज करेक्ट। इन साउथ एशिया, ordinary citizens belonging to different religion, views, rich or poor, support the representative democracy. अगर वो लोग अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट दिखाते हैं डेमोक्रेसी को, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। और वहाँ पे हमको पता ही है साउथ एशिया में इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन रीजन, तो वहाँ पे रिलीजन, व्यूज, रिच पुअर, ये सारे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज स्टार्टेड बाय द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट करा था राजीव गांधी ने। फर्स्ट बिकेम इट बिकेम वेरी विजिबल इन 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, और रेडिकली इन्होंने डायरेक्शन चेंज करी इंडियन इकोनॉमी का अपना जो आफ्टर इंडिपेंडेंस अपना गोल रीच करने के लिए। तो इट इज द फोर्थ। Next is when did the Indian Constitution came into the effect? The answer is 26 January 1950। बट हमारे प्रियम्बल में ये डेट लिखी होती है। ये डेट इसलिए लिखी होती है बिकॉज यहाँ पे हमने अडॉप्ट इनएक्ट करा था, बट टू सेलिब्रेट द पूर्ण स्वराज का 20 years, वी हैव 20 years हो गए थे इसको, और पूर्ण स्वराज आया था 1929 से 30। बिकॉज सारे सेशंस जो थे कांग्रेस के वो दिसंबर में होते थे, और लाहौर सेशन हुआ था जिसको प्रिसाइड करा था
जवाहरलाल नेहरू ने, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से बोला था अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। Next is it has been a practice to appoint the senior most judge of Supreme Court as Chief Justice of India, but in 73 the justice set aside the seniority of three judges and appointed the Justice Das as the Chief Justice of India. तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ थी और इसका करेक्ट आंसर ए एन रे है। इनको इलेक्ट कर दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था ओवर द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए थे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शनरी मिलिट्री अलायंस। फंक्शनरी मिलिट्री अलायंस है नेटो, अभी जो चलती है, वॉर्सो पैक्ट 1991 के साथ खत्म हो गया था। लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। पहले मैं इसका बता देती हूँ इन सबका मतलब क्या है। सॉल्ट वन, सॉल्ट टू, स्टार्ट टू, एनपीटी। देखो एनपीटी इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको 1970 में लाया गया था और 1995 से इसको एक्सटेंशन मिला था। एंड इसका एम जो है वो ये है कि हम लोग स्प्रेड जो है न्यूक्लियर का वो बचाएंगे, वेपन्स का, एंड प्रमोट करेंगे डिसआर्ममेंट एंड इनकरेज करेंगे पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये तो हम मार्क कर देते हैं, ये ठीक है। सॉल्ट वन, सॉल्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, इसको 1972 में लाया गया था। ये बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर हुई थी ताकि जो आर्म्स रेस है जो कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग चल रही है दोनों कंट्रीज में वो क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, और न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है उसको लिमिटेड करना था एंड लॉन्च साइट्स भी लिमिट करनी थी। सॉल्ट जो सेकंड हुआ था वो 79 में हुआ था। It basically aimed to cap the strategic nuclear weapon further, और ये साइन हुआ था बट नॉट ratified ड्यू टू सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। स्टार्ट टू, स्टार्ट का जो फुल फॉर्म है वो ये है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 1993 में हुआ था। ये हुआ था बिटवीन यूएस एंड रशिया। रशिया क्यों बोला गया, बिकॉज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, तो 1993 में तो हमें रशिया ही मिला था, तो रशिया के साथ हुआ था ये, ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके न्यूक्लियर आर्सेनल सिग्निफिकेंटली। और ये फोकस करता था कि बैन कर दे हम मल्टीपल वॉरहेड जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। आईएईए, देखो आईएईए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको 1957 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है, ऑस्ट्रिया। ये एक्ट करता है एज अ ग्लोबल वॉचडॉग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी और इंश्योर करता है कंप्लायंस विद द एनपीटी, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। द स्लोगन बिहार मूवमेंट इन 1974 किसने दिया था। देखो बिहार मूवमेंट को लेड करा था जयप्रकाश नारायण ने अगेंस्ट द करप्शन एंड मिस रूल इन बिहार, और स्लोगन दिया था संपूर्ण क्रांति, दैट इज टोटल रिवॉल्यूशन। और ये ट्रिगर करा था स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को, बट इवेंचुअली ये मास मूवमेंट में चेंज हो गया था जो सिस्टमिक चेंजेस को लाना चाहता था। तो ये किसने दिया था, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नेक्स्ट देखो, अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर वाज अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 370 जो था उसने एक स्पेशल ऑटोनॉमी दे रखी थी जेएनके को, और इसके ही अंदर एक आर्टिकल 35A की भी बात करी जाती है जो 1954 में ऐड किया गया था। उसमें ये अलाउ था कि जेएनके का लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो डिफाइन कर सकती है परमानेंट रेजिडेंट्स को, और उनको स्पेशल राइट्स दे सकती है जैसे ये लैंड, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। तो ये सारा एब्रोगेट हुआ था 2019 में, और इसको नलिफाई कर दिया गया था, इंटीग्रेट करा फिर हमने जेएनके को इंडिया में टोटली। तो ये आर्टिकल 370। नेक्स्ट इज द इंडिया पाकिस्तान इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल अयूब खान। ये याद रखना कि इन दोनों के बीच में हुई थी। इन द ईयर, कौन से ईयर में हुई थी, द आंसर इज 1960। What do the 12 stars symbolizes on the European Union flag? यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें जो 12 स्टार्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, ये सिंबलाइज करता है परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड द यूनिटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन मीतो पाटकर ने स्टार्ट करा था अगेंस्ट द डैम कंस्ट्रक्शन ऑन द नर्मदा रिवर, क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और फ्यूचर फ्लडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए 13th का करेक्ट आंसर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट।
चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का करेक्ट सेट क्या था, वो किस किस को सपोर्ट करता था। तो नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसने उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर एंड दैट्स both like portfolios, foreign minister as well as prime minister. He exercised profound influence in the formulation and implementation of foreign policy from 46 to 64। और उनके तीन objectives थे: to preserve the heart on the sovereign, protect the total integrity and rapid economic development। तो ये था hard on sovereignty, rapid economic development and territorial integrity। Rajakars were also known as Rajakars। रजाकार्स कौन थे? ठीक है, तो ये निजाम के जो लोग थे उनको बोला जाता था, पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उसको रजाकार्स बोला जाता था। उन्होंने बहुत ज्यादा एट्रॉसिटीज जो उनके साथ हो रही थी उनको बाहर लाया था इन द पब्लिक डोमेन। तो इसका आंसर होगा पैरामिलिट्री फोर्स। The Western Alliance was formalized into an organization which came into existence 1949। It was an association of 12 states known as NATO। तो इसका आंसर है सेकंड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Next is identify which of the following is not correct in the context of नीति आयोग। नीति आयोग को रिप्लेस करा था, सॉरी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था नीति आयोग ने इन 2015। प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में। नीति आयोग का मेन पर्पस था कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके आए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो श्री सुमन बेरी is currently the vice chairperson of नीति आयोग and he took over as नीति आयोग vice chairperson from May 1, 2022। और अभी जो करंट है वो है अरविंद पगारिया इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। सॉरी, इज नॉट नहीं है वाइस चेयरपर्सन, श्री सुमन बेरी है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थिंक टैंक है, पीएम अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को। और बॉटम्स अप अप्रोच है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, नीचे से ऊपर बात होनी चाहिए जितना भी मेजर डिसीजंस लेने हैं उसके लिए। Next is the result of 1967 assembly elections were described as political earthquake by many contemporary political observers because the correct answer is fourth. Congress did not get the majority in Lok Sabha but lower seats and share of votes in 1952. Next is the Indian planning system was inspired by, Indian का planning system inspired हुआ था the model of USSR से। 5 year plans जो है, ठीक है, प्लानिंग सिस्टम। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है 20th का, वो है पहले मैच करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था यूएन स्टैब्लिश। 10 दिसंबर 1948 को हुआ था ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। वन सेकेंड, यूएन एस्टैब्लिशमेंट then UN declaration, February 25 Yalta conference and then 41 Atlantic Charter। So the correct answer is the 3। Next is who was the founder of Swatantra Party? We already know the answer. Take a guess. It is Sri Rajagopalachari। Next statement and statement 2 हमें देखनी है। The recommendation of Mandal Commission was that the job in central government should be reserved for SCs and STs। Okay. The dispute between the supporters and the opponents was known as Mandal issue। अब इसके चलते हुए कौन सा आंसर सही है? देखो, the recommendation of Mandal Commission was that the jobs in central government should be reserved for OBC and not the state government। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर? स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct। Which of the following statements are true for SAFTA? देखो, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि 1985 में स्टैब्लिश हुई थी 8 साउथ एशिया नेशंस के साथ। इसका मेन एम था कि रीजनल कॉर्पोरेशन ट्रेड, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये साइन हुआ था 2006 में और इसका एम था कि हम लोग ट्रेड टैरिफ्स को रिड्यूस करके अमंग द सार्क मेंबर्स बूस्ट कर सके इंट्रा रीजनल ट्रेड। ठीक है, तो अब 23 का आंसर क्या होगा? द फ्री ट्रेड जोन फॉर होल साउथ एशिया, सॉरी
इसका आंसर मल्टीपल है, तो 23 का आंसर होगा टू, दैट इज ए एंड बी, फेयर एंड स्टेबल पीसफुल। ठीक है, लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। देखो अटलांटिक ट्रीटी के बारे में देखते हैं। ये हुई थी 1959 में। ये साइन करी थी 12 कंट्रीज ने, और 1961 से ये इफेक्टिवली चलने लगी थी। और इसने डिक्लेयर करा था जो अंटार्कटिक रीजन है ना पूरा, उसको डीमिलिटरलाइज कर दिया था, ताकि पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च हो सके। और किसी का भी, वो ग्लोबल कॉमन्स में आता है अंटार्कटिका, तो मतलब किसी का भी एक कंट्री का उस पर डोमिनेशन नहीं चलेगा, हेजेमनी नहीं चलेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। It is related to the substances that are depleting the ozone layer like CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो उसको हम लोगों को बचाने के लिए कि ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट नहीं हो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया था। और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल environmental agreements with universal ratification. Then the Antarctic Environmental Protocol, ये 1991 में हुआ था। ये इसको हम लोग मद्रिद प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और इसने बैन कर दिया था माइनिंग एंड प्रोटेक्ट करा था ये अंटार्कटिक के इकोसिस्टम को। अर्थ समिट 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करी गई थी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और UNFCCC बना था, UNCBD बना था, UNCCD बना था। ठीक है, तो 24th का करेक्ट आंसर है टू। Next is choose the correct term for the coming together of two or more political party to form a government. It is coalition government. The major non-communist, non-congress opposition parties in 71 formed the electoral alliance known as। तो कौन सी नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थी 1971 के दौरान जिन्होंने इलेक्टोरल अलायंस बनाया था? वो थी ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट इज मैच करना है द लीडर्स एंड द स्टेट्स। तो गबाल अब्देल नसीर थे इजिप्ट के। जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, ये नाम के हैं, ठीक है, ये इंडिया के। एंड सुकर्णो, करेक्ट आंसर ऑफ 27th विल बी टू। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने लाया था। फर्स्ट 5 ईयर्स का क्या हमारा प्लान रहेगा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द सेकंड। ठीक है, मतलब सी, डी और ई सही है। देखो पहले हम देखेंगे इनकरेक्ट कैसा है। सॉट टू गेट कंट्री आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, नो, इट वॉज मेनली एड्रेस टू फोकस ऑन एग्रेरियन सेक्टर्स, नो, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और हमें क्या निकालनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका बेसिक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड वाज वेरी हाई, नो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट हो गया। ह्यूज एलोकेशन हमने ये सेकंड 5 ईयर प्लान में दी थी, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं करता, तो ये करेक्ट आंसर है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, इन जनरल फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए सही है, बट फॉर द क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी है, तो उसके लिए CDE है। नेक्स्ट इज लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। लेट्स सी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी किसने करा था? CPI ML किसने? सेव डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी करा था फरुद्दीन अली अहमद ने। सेव डेमोक्रेसी बोला था जनता पार्टी ने। CPI ML चारू मजूमदार एंड जयप्रकाश नारायण ने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। थर्ड, 30th देखेंगे, HIV एड्स और ये कहाँ से क्या हुआ था। तो लेट्स सी, 30th का आंसर है सेकंड। HIV जो एड्स का थे साउथ अफ्रीका, ग्लोबल वार्मिंग मालदीव्स, ग्लोबल पोवर्टी इज द सेकंड बांग्लादेश, एंड जेनोसाइड इन रवांडा। लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। सेक्शनिस्ट मूवमेंट हुआ था नागालैंड में। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स हुआ था असम में, क्योंकि वो उनकी एम्प्लॉयमेंट छीन रहे थे, तो असम में असम अकॉर्ड भी साइन हुआ था कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको वहां से हटाना चाहिए। साइकिल ऑफ वायलेंस पंजाब एंड लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज गोवा। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम एंड द लास्ट टू लीव, तो ये याद रखना। 31st का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। 32, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर ऑफ रशिया 1991 से फर्स्ट कौन थे? लास्ट थे गॉर्बचेव। ठीक है, तो ये थे बोरिस येल्सिन। हु इज रिफर्ड एज द सनफ्लावर गिविंग फकीर एंड वेल नोन पोएम नोन एज नामदेव दसल। कौन थे? BR अम्बेडकर।
लिस्ट वन से लिस्ट टू को करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स, एआरएफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईईसी एंड चाइनाज असेशन टू डब्ल्यूटीओ। इसका करेक्ट आंसर है 34 का करेक्ट आंसर है 3। फर्स्ट का होगा 2001। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईईसी वी हैव ऑलरेडी 57। ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2006 में एंड एआरएफ बना था 1994 में, रीजनल फोरम। ठीक है। The first decade of Indian politics was described as the Congress system because Congress system क्यों बोला गया था? Any guesses? बिकॉज देखो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स थी कंट्री की, वो न्यूमरस फ्रैक्शन से बनी थी, फैक्शन से बनी थी। और ये फैक्शंस डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड पोजीशंस को लेकर चल रहे थे। और इन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को अपीयर करवाया था ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और ये जो सिस्टम था फैक्शन फंक्शन का, ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा था विद इन द रूलिंग पार्टी। तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन को देखते हुए हमें पता चल गया कि जो कांग्रेस थी वो एक तरीके से मेन फ्रंट में थी। इसलिए हम लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ऐसा नहीं था कि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में अनडेमोक्रेटिक ये भी नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक सेटअप। इट वाज एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम। नो, स्टार्टिंग में ही नहीं था, फर्स्ट डेकेड में नहीं आया था कोलिशन। तो ये एक्टेड एज बोथ रूलिंग पार्टी एंड ऑल्सो द ऑपोजिशन। 36, देखो विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट जॉइन द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय नेशनल फ्रंट इन 1989 बट सपोर्टेड इट। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। बिकॉज इन 1989 बोथ लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज उनको क्या करना था, कांग्रेस आउट ऑफ पावर रखनी थी। कोर डिमांड ऑफ विशालेंद्र मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है वो एक सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना चाहते थे फॉर द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। और क्रिएशन करना चाहते थे सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हु सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। किसने बोला था कि हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है विद द वेस्ट? इसका आंसर है निकिता खुरचेव। इन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करी थी विद द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम जाना जाता है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्या क्या पहले हुआ बाद में हुआ? सबसे पहले हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, ये हुआ 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट हुआ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये रहा। ठीक है, 1979, 79। ठीक है। फिर हुआ साइन ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया हुआ, ये हुआ 1991 में। देन इंडो रशिया, देन रशियन इकोनॉमीज वर रिवाइव्ड बिकॉज 10 साल हो गए थे कोल्ड वॉर को। देन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ इन 2000। हाँ, ठीक है। तो 39 का करेक्ट आंसर है 2। नेम द कंट्रीज विच साइन द पंचशील अग्रीमेंट। पंचशील अग्रीमेंट क्या था कि हम लोगों को सारी कंट्रीज को ये ध्यान रखते हुए कि हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस करें, बट हमारा जो मेनली साइन हुआ था वो इंडिया चाइना के बीच में हुआ था। और इसमें था जो 5 पीसफुल रखने के लिए अग्रीमेंट्स थे वो ये से थे कि हम लोगों को पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखना है, हम लोगों को सोवरेनिटी मेंटेन करनी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है कोई भी ऐसा कि जिससे रिलेशंस बायलैटरली खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के बीच में एंड जो एनलाई के बीच में, जो चाइना के प्रीमियर थे। ठीक है, 1954 में। और इट वाज अ स्टेप टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। नाउ वी विल सी द कार्टून्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू कैन सी एंड देन वी विल जंप इनटू द क्वेश्चंस। व्हाट डज द इमेज डिपिक्ट? ठीक है, ये क्या बता रहा है? ग्लोबलाइजेशन ओपन डोर फॉर न्यू एंट्रेंट्स फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन, यस। तो इसका आंसर एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव होगा। हाउ डज द इमेज रिफ्लेक्ट्स अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। Positive impact for all countries, unidimensional cultural phenomena affect some societies more than the others, yes. Which of the following is not true about the globalization? कौन सी ट्रू नहीं है? Is about worldwide interconnectedness, ये तो ट्रू है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यस यस यस। तो इसका आंसर होगा ए बी, बिकॉज ये दोनों करेक्ट है ना। 44th पे आएंगे। द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। यूनिफॉर्म कल्चर क्या होता है? होमोजेनाइजेशन।
अगर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं तो हेटेरोजेनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ यू कैन टेक टाइम 2 मिनट्स ताकि ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, फिर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस। Please read this also. So let's start. South Korea became member of OECD in 1996. What does OECD stands for? OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. Next is the Korean Peninsula was divided into South Korea and North Korea at the कौन से पैरेलल पे कोरियन पेनिनसुला डिवाइड करता है साउथ एंड नॉर्थ कोरिया को? इसका आंसर है 3, that is 38th parallel. Identify the brand that does not belong to South Korea. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टोयोटा। The term miracle on the hand river signifies which aspect of South Korea's development? कौन सा करता है? Economic. The Human Development Report 2016 ranks South Korea on the basis of HDI, that is Human Development Index, at what place in the world? The answer is 18th. Okay. So that's all for this class. If you want to join any course, you can reach out to us. We provide the courses such as CUET, CLAT preparation, IPMAT. So you can comment down below or reach out to us for further details. Keep studying. I hope you understand the session. कुछ भी doubts हो तो feel free to ask and just keep studying and सारे क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करके उसका आंसर दें. It would be beneficial for you in the long term. And try to solve as many questions as you can so that you get in the practice कि हमको एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से पैनिक नहीं करना है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.